हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एबनॉर्मल मोलर मासेस पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम सबको सारी वो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं अगर किसी भी वाटर वगैरह में डिसॉल्व होते हैं तो वो डिसोशिएट हो जाते हैं। सारे आयनिक कंपाउंड डिसोशिएट होते हैं, किसमें, एक कैटाइन बन जाता है और एक एनाइन बन जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 1 मोल KCl ले लें जो किसके इक्वल होगा 74.5 ग्राम के, उसको वाटर में घोलें तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि 1 मोल K प्लस का हो जाएगा 1 मोल Cl निगेटिव का। ये आप सोच रहे होगे तो 1 मोल से 2 मोल बन गए, तो ऐसा ही होता है क्योंकि KCl ब्रेक होके क्या बनेगा K प्लस प्लस Cl निगेटिव, है ना। तो जो इनके आगे जो होता है ना वही इनके मोल्स होता है। जैसे अगर ये 2 KCl, तो हम ये एक्सपेक्ट क्या करते हैं, क्या होता है कि जैसे KCl है वो हमारा ब्रेक होता है K प्लस प्लस Cl नेगेटिव, तो इनके आगे जो लिखा रहता है ना वो इनके मोल्स होते हैं। जैसे कि अगर 2 KCl लिखा है तो 2 उसका मोल हो जाएगा, दैट मीन्स 2 मोल ऑफ KCl। अगर K प्लस के आगे 3 लिखा है तो वो हो जाएंगे 3 मोल ऑफ K प्लस, ठीक है। लेकिन हमारे में क्या लिखा रहता है K प्लस प्लस Cl नेगेटिव। K प्लस के आगे 1 होता है, Cl के आगे 1 होता है, दैट मीन्स 1 मोल इसका 1 मोल इसका, ठीक है। तो हमारा 1 मोल KCl था, वो 1 मोल K प्लस 1 मोल Cl नेगेटिव में टूट गया, ठीक है। अब वो सॉल्यूशन में हो गए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो इंक्रीज हो गए सॉल्यूशन में। हमने 1 डाला था, अब क्या हो गया 2 हो गए सॉल्यूशन के अंदर। हमने सारी जो इंटर आयनिक अट्रैक्शंस हैं उनको इग्नोर किया हुआ है। तो क्या हो रहा है कि 1 मोल KCl है, उसको हमने 1 किलोग्राम वाटर में डाला, तो हमने क्या एक्सपेक्ट किया कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि हमारे जो आयंस थे वो 2 हो गए, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। तो कितना इंक्रीज, हम सोचेंगे यार ठीक है पहले के लिए जो भी था, अब दो दो मॉलिक्यूल्स हो गए तो 2 × हो जाएगा, है ना। बॉइलिंग पॉइंट डबल हो जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स डबल हो गए, ठीक है। अभी तक हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो अब हम ये कंक्लूड करते हैं कि 2 मोल पार्टिकल्स का जो मास था वो 74.5 ग्राम था, ठीक है। 1 मोल KCl था तो वो कितने का हो जाएगा 37.25, क्योंकि हमारा जो KCl था वो 74.5 ग्राम था, है ना। अब उसमें से एक K प्लस बन गया, एक Cl, तो उनमें से 1 मोल का मास कितना हो जाएगा 37.25, आधा हो जाएगा। तो इससे क्या एक रूल पता चलता है कि जब भी सॉल्यूट डिसोशिएट होगा, कि आयंस में डिसोशिएट समझते हैं मतलब टूटेगा, तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये रॉन्ग नहीं हो सकता कि मोलर मास हमेशा ट्रू वैल्यू से कम आएगा। जितना हम एक्सपेक्ट करेंगे ना उससे कम आएगा मोलर मास। तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब हमारे पास मॉलिक्यूल है इथेनोइक एसिड का। इथेनोइक एसिड होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड CH3COH, ये डायमर बनाता है। डायमराइज मतलब डायमर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बना लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। कि नॉर्मली कब उन सॉल्वेंट्स में होता है जिनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कम होता है, उन सॉल्वेंट्स में डायमर इजीली बन जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा, डायमर बन जाएगा, तो पार्टिकल क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। डिसोसिएशन में पार्टिकल इंक्रीज हो रहे थे, 1 से 2 हो रहे थे, जितने में भी टूटता उतने मतलब बढ़ ही रहे थे। एसोसिएशन में मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक बनाएंगे तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये हम जिसमें कोई डाउट ही नहीं है, बहुत इजीली कह सकते हैं कि अगर सारे मॉलिक्यूल्स इथेनोइक एसिड के वो बेंजीन में एसोसिएट होगा, दैट मीन्स वो जुड़ गए, तो जो हमारा डेल्टा TB है मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इथेनोइक एसिड का, वो आधा हो जाएगा अपनी नॉर्मल वैल्यू से, है ना। क्योंकि मॉलिक्यूल्स आधे हो गए ना, 2 थे 1 रह गया, यहाँ 2 मोल थे ना CH3COOH के, अब बाद में कितना रह गया 1, यहाँ 1 है ना इसके आगे, तो मतलब आधे हो गए। तो इसके हिसाब से तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही ये जो है ये कैसे हो जाना चाहिए अपनी नॉर्मल वैल्यू के आधे। जो मोलर मास कैलकुलेटेड किया गया डेल्टा TB और डेल्टा TF को देखते हुए, ठीक है ना, वो तो हमने ऑब्जर्व किया था, फिर हमने कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया था, डेल्टा TB से KBM, डेल्टा TF से KFM, M फॉर मोलैलिटी, याद होगा। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू से उससे डबल आया। तो ऐसे जो मोलर मास या तो जो कम आ सकते हैं या ज़्यादा आ सकते हैं उसकी एक्सपेक्टेड या नॉर्मल वैल्यू से,
उसको बोला जाता है एबनॉर्मल मोलर मास, मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना आएगा, नहीं उससे कम ज़्यादा आ जाए तो वो एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है। फिर 1880 में वेंट ऑफ आए, उन्होंने अपना एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसको बोला गया आई, उसको वेंट ऑफ फैक्टर बोला गया। ये आया क्यों? ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन कैसे हो रहा है उसको लेकर आया था। मतलब अगर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। तो यहाँ हमारा आई के 3 फार्मूलेज हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी अप्लाई दिस फार्मूलेज। अगर कहीं पे मोलर मास की बात हो रही है तो आई जो हम निकालेंगे वो नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास से निकालेंगे, ठीक है। अगर वहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दी गई है कोई, या तो फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग, इस सब की बात हो रही है ना, तो हम ये वाला लगाएंगे कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व्ड वाली गिवन होगी, कैलकुलेटेड हम कैलकुलेट करेंगे जो वैल्यूज़ दी गई होंगी उससे। तीसरा है नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, और अपॉन में आएगा बिफोर, ठीक है। ऊपर आएगा आफ्टर और नीचे आएगा बिफोर। जो एबनॉर्मल मोलर मास होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है, और जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कैसे आएंगी, हम पता है क्या मान के चलेंगे कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है हमारा, ठीक है, उसको हम ये मान के चलेंगे ना ही एसोसिएट हो रहा है ना ही डिसोसिएट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में 1। किस केस में? जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, क्योंकि डिसोसिएशन के या एसोसिएशन के बाद पार्टिकल्स जितने थे उतने ही पहले थे, तो ऊपर भी उतने ही आ जाएंगे, नीचे भी उतने ही आ जाएंगे, तो 1 आ जाएगा। और एसोसिएशन के केस में क्या होगा, एसोसिएशन में क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएंगे, तो जुड़ेंगे तो फाइनल में मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, कम। अगर शुरू में 2 हैं तो बाद में क्या हो जाएंगे, 1। तो मतलब न्यूमरेटर जो हो गया वो छोटा हो गया और डिनोमिनेटर जो हो गया वो बड़ा हो गया। तो ऐसे ऊपर छोटा नीचे बड़ा आएगा तो आई की वैल्यू जो हो जाएगी यूनिटी से कम आ जाएगी, दैट मीन्स लेस देन 1 आएगी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए KCl दिया गया है, ये डिसोसिएशन वाला एग्जाम्पल है। डिसोसिएशन में आई की वैल्यू ज़्यादा आएगी 1 से, क्यों? क्योंकि डिसोसिएशन के बाद मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं और बिफोर तो कम होते ही है, तो ऊपर न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, तो इसमें आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। जैसे कि KCl की जो आई की वैल्यू होती है वो क्लोजर टू 2 होती है, और जो इथेनोइक एसिड की होती है वो नियरली 0.5 होती है। ये समझ रहे होंगे कैसे आ रही है, क्योंकि इथेनोइक एसिड पहले कितना था, 2 मॉलिक्यूल्स थे, फिर डाइमर बना के कितना हो गया 1, तो 1/2 हो गया इसका वैल्यू, तो 0.5। KCl बाद में कितना हो गया 2, तो ऊपर आ गया 2, पहले कितना था ओनली KCl का 1 मोल, नीचे आ गया 1, तो इसके लिए वैल्यू आ गई 2। जो इंक्लूजन है वेंट ऑफ फैक्टर का, वो अब पता है अगर वेंट ऑफ फैक्टर आया है, ठीक है, अगर एबनॉर्मल मोलर मास आ गया तो हमारी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी उन सब में आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये लेफ्ट में जितना भी टर्म लिखा हुआ है P1 P01 माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, इस पूरे टर्म को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं, और इधर आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट में भी आई का मल्टीप्लाई, डिप्रेशन में भी, ऑस्मोटिक प्रेशर में भी। अगर हमारे एबनॉर्मल मोलर मासेस की बात हो रही है तो हमारा जो वेंट ऑफ फैक्टर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। यहाँ जो है ये एक टेबल है जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की आई की वैल्यू दी गई, जैसे कि NaCl, KCl, MgSO4, और जो आई की वैल्यू है वो 2 तक अप्रोच कर रही है जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जा रहे हैं। एज एक्सपेक्टेड जो आई की जो वैल्यू है वो 3 के क्लोज है, किसके लिए, K2SO4 के लिए। बता सकते हैं कैसे? क्योंकि K2SO4 को जब हम डिसोशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, 2K पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, यही बनेगा। तो बाद में कितने हो गए मॉलिक्यूल्स, 3 हो गए ना, 2 तो हो गए K प्लस के SO4 का 1, 3 मोल हो गए, और स्टार्टिंग में कितना है 1 मोल, क्योंकि 1 मोल K2SO4 है, तो ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 1, तो उसके लिए वैल्यू क्या होगी 3। तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ईजी है, वैसे तो समझ में आ ही गया होगा। बाकी मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, एंड आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय।